today is the very first class of the subject cost accounting. अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. इसके बेसिक क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंड करती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटेंसी से डिफरेंस क्या है. आज की वीडियो में हम ये 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई, वी रिकॉर्ड एंड वी एलोकेट. Identify, record and allocate. What do we do? We do it with regard to cost. We identify the cost, we record the cost and we allocate the cost. अब कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी कंसर्न, कोई भी फर्म, कोई बिजनेस, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कौन कौन से खर्चे परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर. हमने उन सभी के सभी कॉस्ट को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना है. आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या करना है, उन कॉस्ट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस. जहाँ पर भी जिसकी भी जगह बनती है उनको उनकी प्लेस एलोकेट कर देनी है, रिकॉर्ड कर देना है. और फिर हमारा लास्ट प्रोसीजर है एलोकेशन का. एलोकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम उनकी कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं. अभी हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को डिटेल में करेंगे. अब इनके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि यही 3 मेन पार्ट्स हैं या आप कह दो पिलर्स हैं जो पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले मैं लेती हूँ आइडेंटिफाई का केस. आइडेंटिफाई में हमने क्या करना है, ये देखना है कि कॉस्ट कौन कौन सी इनकर हुई हैं. अब हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें 3 तरह की कॉस्ट बताती है जो कोई भी कंसर्न या फर्म इनकर करती है. 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट जिनके ऊपर आपके आगे जाकर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स भी बने हुए हैं. अब वो कॉस्ट क्या है? सबसे फर्स्ट हमारी होती है मटेरियल. अब मटेरियल एक ऐसी कॉस्ट है जो हम कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करने के लिए लगाते हैं. एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे पर्पस के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए या बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है. कोई भी मटेरियल हो सकता है, बस वो हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करे तो हम उसको कहेंगे कि वो एक कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल की कॉस्ट है. अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, एक है मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है. अब उसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल उसको चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए, थ्रेड चाहिए, उसको कलर चाहिए, या और भी थोड़ा सा प्रिंटिंग का जो भी सामान है वो चाहिए. तो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल. आपने कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की प्रायर रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड योर मटेरियल. अभी तो हमने केस लिया था टी शर्ट्स का. टी शर्ट्स के लिए जो आपने प्रोडक्ट्स को खरीदा बाहर से वो रॉ फॉर्म में थे, क्लोथ रॉ फॉर्म में था, पेंट्स रॉ फॉर्म में थे. कई बार क्या होता है, हम मार्केट से फिनिश्ड प्रोडक्ट को ही रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ करते हैं. जैसे मेरा काम है पीसीस को असेंबल करना, तो उसमें क्या करूँगी, एक जगह से मैं मॉनिटर को लूँगी, एक जगह से मैं सीपीयू को लूँगी, एक जगह से आई विल टेक अदर कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर. तो मैं मार्केट से उठा तो मटेरियल रही हूँ जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट है किसी और कंसर्न का, बट मेरे लिए वो रॉ मटेरियल है. सो मटेरियल टू मी शुड बी ऑलवेज रॉ मटेरियल. चाहे वो फिनिश्ड है, चाहे वो एक रॉ फॉर्म में है, इट हार्डली मैटर्स. मेरे बिजनेस के लिए वो किसी भी नेचर का हो सकता है. मैंने उन चीज़ों से फर्दर प्रोसेस को इनिशिएट करना है. दैट पार्ट इज कॉल्ड मटेरियल. अब कई बार क्या होगा, हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी क्या है, मटेरियल है. तो इट कैन बी इन एनी फॉर्म. सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताती है वो होती है हमारी लेबर. अब हमने मटेरियल तो ले लिया, मटेरियल को लेकर करेंगे क्या, जब तक हमारे पास उसके ऊपर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कोई लेबर ही नहीं है.
कोई स्टाफ नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, स्टाफ मेंबर्स को हायर करना है जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें या फिर सर्विसेज को जनरेट करें। अब लेबर आपकी स्किल्ड भी हो सकती है, सेमी स्किल्ड भी हो सकती है, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप कोई डायरेक्टर हायर करते हो, वो हाईली स्किल्ड है, बट अगर आप नॉर्मल लेबर जो प्रोडक्शन का काम करेंगे उनको हायर करते हो तो वो सेमी स्किल्ड हैं। हमें थोड़ी फर्क पड़ता है, हमें तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए हर एक तरह के स्टाफ मेंबर की ज़रूरत है, चाहे वो हाई डिग्री हो, चाहे वो एक ग्रेजुएट हो, चाहे वो एक मैट्रिक पास हो। वी नीड ईच एंड एवरी स्टाफ फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आ जाएगा आपका लेबर का पार्ट, डायरेक्टर, फॉरमैन, नॉर्मल वर्कर, एवरीवन। और हमारी जो थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट है जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है, वो हो गया हमारा एक्सपेंस या एक्सपेंसेस। मतलब खर्चा हो रहा है हमारा, बट ना तो वो खर्चा मटेरियल पर हो रहा है, ना ही वो खर्चा लेबर पर हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी कॉस्ट जो मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, उन सबको हम कैटेगराइज करते हैं इन द लास्ट कैटेगरी, एक्सपेंसेस में। Every type of cost other than material and labor will be summarized in the expenses part. अब एक्सपेंसेस में कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे खर्चे। नॉर्मली वो खर्चे जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे, जो आपने अपने फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया भी था। तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? अब रेंट का खर्चा ना तो मटेरियल में आएगा, ना ही वो खर्चा आपके लेबर में आएगा, तो वो किस में आएगा? वो एक्सपेंस में आएगा। अब यहां तक तो था कि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, बट अभी भी कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हुई है प्रॉपरली। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि ये तो हमारे 3 तरह के खर्चे हैं, बट कई बार हम खर्चों को किसी और हेड में भी एक्सप्लेन करते हैं। वो हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन्हीं के ही फर्दर पार्ट्स हैं कि मटेरियल आपकी क्या हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लेबर भी आपका क्या हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और एक्सपेंस भी आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो सकता है। बट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो? ऐसी कॉस्ट जो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट कर सकते हो, वो हो जाएगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। और एक ऐसी कॉस्ट जो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं कर सकते, दैट विल बिकम योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये कैसे हुआ? एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो क्या कर रही है, वो 2 तरह के यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। एक तो हो गया टी शर्ट्स, और एक मेरे पास वो मैन्युफैक्चर कर रही है पेन को। 2 तरह के प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे मटेरियल चाहिए, लेट्स सपोज मुझे मटेरियल चाहिए पेपर, फिर मुझे मटेरियल चाहिए ग्लू, और फिर मुझे एक मटेरियल चाहिए प्लास्टिक, एक मटेरियल मुझे चाहिए रिफिल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैं देखूंगी कि इनमें से कौन सा खर्चा किस प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है। अगर मैं लूँ पेपर, तो पेपर का खर्चा मेरा पेन्स के लिए तो नहीं होगा। पेपर तो मैं किसको बनाने में यूज़ करूँगी? टी शर्ट बनाने में भी यूज़ नहीं करूँगी। अगर मैं ग्लू का खर्चा लूँ, ग्लू भी क्या है, ना तो टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगेगी, ना तो पेन्स को मैन्युफैक्चर करने में लगेगी। प्लास्टिक का खर्चा लेते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक हमारे पेन्स को मैन्युफैक्चर करने में लग सकती है। तो मैंने क्या किया, प्लास्टिक को पेन्स के अंडर लिख दिया। नेक्स्ट केस लेते हैं, रिफिल, जो आपके पेन के अंदर जिसमें इंक डाली जाती है, वो प्रोडक्ट, वो भी किसका खर्चा हुआ? पेन्स का खर्चा हुआ। तो ऐसे खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए बने हैं, वो खर्चे हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर यहाँ पर मैं एक और एक्सपेंस डालूँ, क्लोथ। क्लोथ क्या है? क्लोथ किसके ऊपर यूज़ किया जाएगा? टी शर्ट बनाने में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोथ। तो क्लोथ का खर्चा पेन का खर्चा नहीं है, प्लास्टिक का खर्चा टी शर्ट का खर्चा नहीं है। तो ये मटेरियल क्या हुआ, क्लोथ का मटेरियल क्या हुआ? आपका मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, मतलब आपको पता है कि वो किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है।
प्लास्टिक का खर्चा क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि हमें पता है कि वो पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है। तो हर एक तरह का मटेरियल जो आप डिफाइन कर सकते हो कि वो किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया गया है, वो हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं लूँ यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस, जैसे मैंने लिया पेपर एंड ग्लू। लेट सपोज मैंने ग्लू को यूज़ किया है इन दोनों प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग को मैन्युफैक्चर करने में। दोनों के लिए मुझे एक पैकेजिंग क्रिएट करनी थी। जो पैकेट्स क्रिएट करने थे उनमें मैंने हार्ड पेपर और ग्लू को यूज़ किया। अब मुझे नहीं पता कि मेरा टी शर्ट के ऊपर कितना ग्लू यूज़ हुआ है और पेन्स की पैकेजिंग के लिए कितना ग्लू यूज़ हुआ है, या इनके जो पैकेजिंग के लिए जो वो बॉक्सेस बनने थे उसके ऊपर हार्ड पेपर कितना यूज़ हुआ और पेन्स के बॉक्सेस के लिए हार्ड पेपर कितना यूज़ हुआ। तो जो पेन एंड ग्लू का खर्चा है वो बन जाएगा मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। है वो एक प्रोडक्ट का पार्ट। आप बाहर से कोई ना कोई सामान खरीद रहे हो, मार्केट से कोई मटेरियल तो परचेज कर रहे हो, पेपर ग्लू, बट हमें नहीं पता कि वो टी शर्ट में जा रहा है या वो पेन में जा रहा है। तो वो खर्चा हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। अब आते हैं नेक्स्ट, लेबर। लेबर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। कैसे? मुझे पता है टी शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में मेरे पास जो वर्कर्स लगे हैं वो लगे हैं 10, जिनको मैं सैलरी दे रही हूँ ₹10,000 ईच। अगर मैं पेन्स को बनाने में लूँ तो यहाँ पर जो वर्कर्स लगे हैं वो 20 लगे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है 10,000 ईच। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालूँ वो निकल कर आ जाएगी मेरी 1 लाख, और यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट निकालूँ तो वो मेरी निकल कर आ जाएगी 2 लाख। तो यहाँ पर मुझे पता है कि टी शर्ट के वर्कर के लिए मैं 1 लाख निकाल रही हूँ और जो पेन के वर्कर के लिए मैं कितना निकाल रही हूँ, 2 लाख। तो ये है तो लेबर, बट आप उसको एलोकेट कर रहे हो कि वो टी शर्ट के लिए कितनी जा रही है और पेन के लिए कितनी जा रही है। अगर मैं आपको एक एक्सपेंस बताऊं, डायरेक्टर की फीस, कि डायरेक्टर को मैं फीस पे कर रही हूँ ₹1 लाख पर मंथ। तो अब ये तो मुझे क्या पता, डायरेक्टर तो पूरे के पूरे बिजनेस के लिए कॉमन है, उसने तो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना है। चाहे आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर करो, चाहे पेन को मैन्युफैक्चर करो, चाहे इससे प्रॉफिट हो इससे लॉस हो, उसे थोड़ी फर्क पड़ता है। उसने तो पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना है, डायरेक्शन देनी है उसने। तो उसका जो 1 लाख सैलरी है, ना तो वो टी शर्ट का पार्ट है ना तो वो पेन का पार्ट है, आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो आपकी हो जाएगी इनडायरेक्ट लेबर। किसी स्टाफ को आप सैलरी पे कर रहे हो 1 लाख डायरेक्टर को, बट यू कैन नॉट अप्रोप्रिएट देम इन 2 पार्ट्स, वो हो जाएगी इनडायरेक्ट लेबर। बट जो वर्कर्स को सैलरी 1 लाख पे कर रहे थे वो टी शर्ट के लिए थी, 2 लाख पे कर रहे थे वो पेन्स के लिए थी, वो हो जाएगी आपकी डायरेक्ट लेबर। नाउ मूव टू द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताई थी कि हमारे पास रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, या कोई भी और टैक्सेस हो गया, डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। कोई आपने कंज्यूमेबल स्टोर्स लगाए हैं, मशीन के लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज़ किया है, तो ये क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। अगर तो आपको पता है कि आपके पास लेट्स सपोज गोडाउन है, 2 गोडाउन्स हैं, 1 एंड 2। इस गोडाउन का जो रेंट है वो है 5,000 पर मंथ, इसका जो रेंट है वो है 10,000 पर मंथ। ये जो गोडाउन है ये यूज़ किया जा रहा है फॉर टी शर्ट और ये गोडाउन यूज़ किया जा रहा है फॉर पेन्स। अब मुझे पता है कि टी शर्ट के लिए जो स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है वो 5,000 है, पेन्स के लिए जो स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है वो 10,000 है। तो ये जो खर्चा है 5,000 दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर टी शर्ट, 10,000 इज़ द डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर पेन। अगर मैं कहूँ एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये दोनों के दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि फैक्ट्री से ही स्टोर आगे गोडाउन में जाएगा ना। फैक्ट्री में मैं रेंट पे कर रही हूँ फैक्ट्री का, वो रेंट है मेरा 20,000 पर मंथ। अब यहाँ पर तो टी शर्ट भी मैन्युफैक्चर हो रही है और यहाँ पर पेन भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब मैं क्लासीफाई नहीं कर सकती कि रेंट को मैं कैसे एलोकेट करूँ या मेरा रेंट किस पर्पस में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री है, पूरे का खर्चा 20,000 पूरे 1 महीने का है। चाहे मैं उस पूरे 1 मंथ में टी शर्ट बना लूँ, चाहे 1 मंथ में पेन बना लूँ, चाहे 100 पेन बनाऊँ, 50 टी शर्ट बनाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन नॉट एलोकेट दैट पार्ट। तो वो जो रेंट का खर्चा हो जाएगा 20,000, वो एक ऐसा खर्चा है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो गोडाउन का 5,000, पेन के गोडाउन का 10,000 का खर्चा है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। So in this way, cost accounting classifies the different types of cost as material, labor and expense,
और फिर से उनको फर्दर अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा एक जो पॉइंट रह गया इन टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वो रह गया कि आपका जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये मिलकर एक टर्म बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स की भी फर्दर डिवीजन होती है, 5 या 6 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, बट अभी के लिए हम वो नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा, जो आपका कॉस्ट शीट का चैप्टर है, आपको वो सारे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि मटेरियल है या लेबर है या एक्सपेंस है। रिकॉर्ड करने के टाइम पर हमने देख लिया कि क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है, हमने उनको उनकी जगह पर रिकॉर्ड कर दिया। अब है एलोकेट करना। एलोकेट करने का मतलब, अब मैंने आपको क्या बोला कि इनडायरेक्ट मटेरियल को हम थोड़ी डिवाइड करेंगे कि वो किस पर खर्चा हुआ, इनडायरेक्ट लेबर को नहीं पता कैसे डिवाइड करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं पता कैसे डिवाइड करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, वो हमें कुछ प्रिंसिपल्स देती है, कुछ लॉजिक देती है कि जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं आप उनको कैसे क्लासीफाई करो। अब वो एप्रोप्रिएट तो नहीं हो सकता, आप यहाँ पर रेंट 2 लाख है उसको किसी तरह से क्लासीफाई नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर आर सर्टेन बेसिस फॉर क्लासीफाइंग दिस कॉस्ट, कि हम 2 लाख को किसी ना किसी एक एप्रोप्रिएट बेस को लेकर उसमें क्लासीफाई कर देंगे। दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एलोकेटिंग। कि रेंट 20,000 है, मैं नॉर्मली कंसीडर कर लेती हूँ कि इसका 60% यूज़ हो रहा है टी शर्ट पर, 40% यूज़ हो रहा है पेन पर। ये एक्चुअल डेटाबेस नहीं है, जैसे यहाँ पर तो एक्चुअल डेटा था ना कि इसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर तो 5,000 रेंट लगा, पेन के ऊपर 10,000 रेंट लगा। यहाँ पर एक्चुअल बेस कोई नहीं है, हमने कुछ एज्यूम्ड बेसिस ले लिए हैं, एज्यूम डेटा ले लिया है कि इसको ऐसे कर लेते हैं डिवाइड। दैट प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ एलोकेशन, कि जो भी ओवरहेड का खर्चा है उसको कैसे डिवाइड करोगे टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो आपका इस पार्ट में डिस्कस होगा। So cost accounting is the process which contains identifying the cost into material, labor, expense, then recording them as direct and indirect, and at last allocating them to the different heads. अब ये तो है आपका मेन स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, अदरवाइज आपका नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लियर कभी भी नहीं होगा। अब इसके साथ एक लास्ट पार्ट रह गया है हमारा, दैट पार्ट इज कॉल्ड, एक टर्म आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कई बार क्या किया जाता है, सम गेट कंफ्यूज्ड कि कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एक बहुत बड़ी टर्म है, वाइडर टर्म है, और कॉस्ट अकाउंटिंग उसका एक पार्ट है। Cost accountancy is a very wider term which contains cost accounting, which contains rules, which contains principles, which contains the basis of the whole cost process. Cost accounting में तो हमने क्या करना है, हमने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, बट ये प्रोसेस आया कहाँ से, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब कुछ हमारे बाकी के कंपोनेंट्स हैं जो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स में आते हैं, और वो कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट है। So cost accountancy basically is the process of application of rules, procedures, methods so as to complete the target of cost accounting. मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स या मेथड्स को फॉलो करते हैं ताकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। कॉस्ट अकाउंटिंग एक नैरोअर टर्म है, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन नॉट परफॉर्म विदाउट कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी ही हेल्प करती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी पार्ट है वो एंटायरली स्मूथ चले, फंक्शनिंग स्मूथ हो, रिकॉर्डिंग स्मूथ हो, उसके लिए वो हमें प्रोसीजर्स देती है, मेथड्स देती है। सो दिस वॉज फॉर टुडेज क्लास. You all revise these components. I will share the notes regarding these things in your Google Classroom. So you all make sure to join that platform so as to get proper notification regarding everything. Thank you so much.